नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। किसान और सरकार के बीच दो मुद्दों पर सहमति, 4 जनवरी को होगी अगली बैठक। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों को लेकर किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच हुई बैठक में दो मुद्दों पर सहमति बनी है। सरकार ने किसानों की 2 मांगों को मंजूर कर लिया है। बाकी बचे मुद्दों पर अगली बैठक 4 जनवरी को होनी तय हुई है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया है कि किसानों के 2 मुद्दों पर मांग को मंजूर कर लिया गया है। सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहने की भी लिखित गारंटी देगी। सरकार ने किसानों की समस्या सुलझाने के लिए एक संयुक्त कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन इसे किसान नेताओं ने मानने से इनकार कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, पिछले 35 दिनों से किसान केंद्र सरकार के 3 नए कानूनों के विरोध में दिल्ली के कई बॉर्डर्स पर अनशन कर रहे हैं। किसानों की समस्याओं के हल के लिए 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच यह छठे दौर की बातचीत हुई। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र के महाअघाड़ी गठबंधन में टूट, कांग्रेस नेता ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर एनसीपी पर लगाया बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के महाअघाड़ी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी के महासचिव विश्व बंधु राय ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एनसीपी कांग्रेस को दीमक की तरह कमजोर कर रही है। मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी के महासचिव विश्व बंधु राय ने सोनिया गांधी को भेजे पत्र में लिखा है कि सरकार में हमारे सहयोगी दल सोची समझी रणनीति बनाकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। हम इसे रोकने में असफल हो रहे हैं। साथ ही 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए चुनावी वादों पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर से। की मीटिंग में SII और भारत बायोटेक के डाटा पर चर्चा, फाइजर ने मांगा और वक्त। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस वैक्सीन से जुड़ी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक बुधवार को हुई, जिसमें फाइजर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की वैक्सीन आपात इस्तेमाल को लेकर चर्चा हुई। इस मीटिंग में सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ भारत बायोटेक से मिले अतिरिक्त डाटा पर विचार विमर्श किया और कंपनियों ने जो अतिरिक्त डाटा सौंपा है उनकी समीक्षा की जा रही है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की अगली मीटिंग 1 जनवरी को होगी। सूत्रों के मुताबिक भारत में जल्द कोविशील्ड वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल सकती है। इसका मतलब नए साल के गिफ्ट के तौर पर भारत के लोगों को वैक्सीन दी जा सकती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। छत्तीसगढ़ में FCI ने चावल जमा करने को नहीं दिया परमिशन, धान खरीद पर संकट के बादल। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ में हो रही धान खरीदी पर अब संकट के बादल गहराने लगे हैं। केंद्र सरकार ने अब तक FCI में चावल जमा करने की अनुमति राज्य को नहीं दी है, जिससे सोसाइटियों में धान का उठाव नहीं होने से कई टन धान जमा हो गए हैं। साथ ही बारदानों की कमी पहले से ही चल रही है, जो बड़ी मुसीबत बन सकती है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर बुधवार को CM हाउस में बैठक हुई। इस बैठक में मंत्रिपरिषद के सदस्य मौजूद रहे और इस दौरान राज्य सरकार की आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया है कि हालात अब नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति रही तो आने वाले दिनों में धान खरीद प्रभावित हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। PM आवास से राज्य ने खींचे हाथ, गरीबों को नहीं मिलेगा आवास। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी PM आवास योजना के क्रियान्वयन में राज्य सरकार ने हाथ पीछे खींच लिए हैं। वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के 6 लाख गरीबों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा था। राज्य सरकार ने मात्र 1.20 लाख आवास बनाने का निर्णय लिया है। इस प्रकार 4.80 लाख आवासीय सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे। PM आवास योजना में केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार का हिस्सा 40% रहता है। बीते 2 वर्ष की छत्तीसगढ़ सरकार ने PM आवास के करीब 1000 करोड़ रुपए जमा नहीं कराए हैं।
खाली खजाने का असर महत्वाकांक्षी योजना में दिखाई दे रहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पंजाब में टेलीकॉम टावरों में तोड़फोड़ से 1.5 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता हुए प्रभावित। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन के दौरान दूरसंचार टावरों में बड़ी संख्या में तोड़फोड़ से कनेक्टिविटी पर बुरा असर पड़ा है। कोरोना काल में घर से पढ़ाई कर रहे छात्र और वर्क टू होम पेशेवर सबसे अधिक कठिनाई में है। इस तोड़फोड़ से करीब 1.5 करोड़ उपभोक्ता प्रभावित हुए हैं। गौरतलब है कि किसानों के प्रदर्शन का आज 35वां दिन है। आज सरकार से भी 7वें दौर की बातचीत हुई है। इन सबके बीच हर गुजरते दिन के साथ आंदोलन के उग्र होने का प्रभाव नजर आने लगा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। शाहीन बाग में गोली चलाने वाला कपिल गुज्जर बीजेपी में शामिल। कुछ ही घंटे बाद सदस्यता हुई रद्द। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए आंदोलन में फायरिंग करके चर्चा में आए कपिल गुज्जर उर्फ कपिल बेसला को पार्टी में शामिल कर लिया, लेकिन फिर कपिल गुज्जर की सदस्यता पार्टी ने रद्द कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को कपिल गुज्जर उर्फ कपिल बेसला को बीजेपी की सदस्यता देकर पार्टी में शामिल किया था। फिर जब मीडिया में इस खबर को दिखाया गया तो विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी पर हमला बोल दिया। इसके बाद बीजेपी ने तत्काल प्रभाव से कपिल गुज्जर की सदस्यता कुछ ही घंटों बाद रद्द कर दी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। न्यू कोरोना स्ट्रेन से भारत में हड़कंप। ब्रिटेन से आने वाले विमानों पर 7 जनवरी तक बड़ी रोक। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने ब्रिटेन से आने और जाने वाली फ्लाइटों पर रोक लगा दी है, जो कि 7 जनवरी 2021 तक रहेगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि ब्रिटेन से भारत आने और वहां जाने वाले सभी तरह की उड़ानों के अस्थायी निलंबन को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें दोस्तों, इससे पहले सरकार ने उड़ानों पर 31 दिसंबर 2020 तक की रोक लगाई थी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ी। अब 10 जनवरी 2021 तक का है मौका। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। पहले आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2020 थी, लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जानकारी दी है कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी 2021 है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बुधवार को कहा है कि कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सालाना रिटर्न जमा करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी 2021 तय की गई है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 के तहत यह फैसला लिया गया। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। जिन खदानों में छिपा है कोरोना की उत्पत्ति का राज, वहां किसी को नहीं जाने दे रहा है चीन। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर चीन शुरुआत से ही झूठ बोलता आ रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि कोरोना की उत्पत्ति चीन में हुई है, लेकिन बीजिंग दूसरों पर इसका दोष मढ़ता आया है। अब एक नई रिपोर्ट ने चीन की साजिशों और सच्चाई को बाहर आने से रोकने की उनकी कोशिशों को उजागर कर दिया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कम्युनिस्ट सरकार दक्षिणी चीन की हरी भरी पहाड़ियों के बीच मौजूद खदानों तक विशेषज्ञों और पत्रकारों को पहुंचने से रोक रही है। माना जा रहा है कि इन खदानों में ही वायरस की उत्पत्ति का राज छिपा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 9 की जगह अब होंगे 8 घंटे काम। ओवर टाइम के लिए मिलेगी 2 गुनी सैलरी। अगले साल से बदल जाएंगे नियम। जी हां दोस्तों, 8 घंटे से ज्यादा काम करने पर अब कर्मचारियों को ओवर टाइम देने की तैयारी है। सरकार ने नए श्रम कानूनों को लेकर पैदा हुई शंकाओं को दूर करने की कोशिश की है। 2019 में सरकार ने नया वेतन कोड पास किया था, जिसमें कामकाजी घंटों को लेकर कहा गया है कि ये 8 घंटे या 12 घंटे होंगे। तभी से इसे लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। एक अखबार में छपी खबर के मुताबिक सरकारी अधिकारियों ने बताया है कि डेली वर्क आवर्स को 8 घंटे ही रखने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद ओवर टाइम शुरू होगा। ओवर टाइम में सैलरी रोजाना की सैलरी से कम 2 गुनी होगी। फैक्ट्रीज एक्ट के तहत कंपनियां अपने यहाँ काम करने वाले लोगों से 9 घंटे से ज्यादा काम करवाती हैं, लेकिन उन्हें ओवर टाइम नहीं देती, क्योंकि मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक अगर कोई लेबर अपने काम के घंटों के बाद 30 मिनट से कम का समय ज्यादा देता है तो उसे ओवर टाइम नहीं माना जाता। लेकिन नए श्रम नियमों के मुताबिक अब 15 मिनट से 30 मिनट का समय आधे घंटे के ओवर टाइम माना जाएगा। यानी अपने काम के घंटे खत्म होने के बाद अगर आप 15 मिनट भी अधिक समय देते हैं तो आपको
30 मिनट का ओवर टाइम दिया जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नवंबर 2020 में लेबर मिनिस्ट्री की ओर से जारी ड्राफ्ट रूल्स में इसका जिक्र किया है कि कामकाजी घंटों को बढ़ाकर 12 घंटे किया जा सकता है। अभी 9 घंटे कामकाज का नियम है। सरकार ये नियम इसलिए लेकर आई है क्योंकि अभी कई श्रम कानूनों पर स्थिति साफ नहीं है और उन्हें लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों उत्तर भारत में भीषण शीतलहर, पहाड़ों पर बर्फबारी, जाने नए साल का कैसा रहेगा मौसम। जी हां दोस्तों, पहाड़ों में बर्फबारी के चलते दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि अगले 3 दिन तक दिल्ली एनसीआर में शीतलहर के चलते जबरदस्त ठंड पड़ेगी। इसके साथ ही नए साल का स्वागत भी कड़ाके की ठंड के साथ होगा। मौसम विभाग के मुताबिक 31 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने का अनुमान है, इसलिए इस दिन ठंड ज्यादा रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों को अभी ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने कहा है कि शीतलहर के कारण अभी अगले 2 दिनों में दिल्ली राजधानी में ठुठुरन और बढ़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अधिकतर इलाकों में अगले 2 दिन तक शीतलहर की रफ्तार तेज होने की संभावना है, जिससे न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा। साथ ही अगले 2 दिनों में इन सभी राज्यों में ठुठुरन वाली ठंड पड़ने की आशंका है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दाम। तो दोस्तों पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज लगातार 23वें दिन भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिससे देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 83 रुपए 71 पैसे और 1 लीटर डीजल का दाम 73 रुपए 87 पैसे अपने पूर्ववर्ती दामों पर ही बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों लगातार 3 दिनों तक महंगा होने के बाद बुधवार को सोना सस्ता हुआ है। हालांकि चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, दिल्ली सराफा बाजार में सोना का भाव 16 रुपए की मामूली गिरावट के साथ 49,484 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया है। इसके पहले लगातार 3 दिनों तक इसमें तेजी देखने को मिली थी। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 49,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इसके बाद दोस्तों बात करें चांदी की, तो आज चांदी के दामों में 215 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है, जिससे 1 किलोग्राम चांदी का भाव 67,673 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पिछले कारोबारी सत्र में चांदी का भाव 67,468 रुपए प्रति किलोग्राम था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लॉन्च हुए वीवो के 2 फ्लैगशिप स्मार्टफोन, वीवो X60 और वीवो 60 प्रो। जी हां दोस्तों, वीवो ने अपने 2 फ्लैगशिप फोन वीवो X60 और वीवो X60 प्रो को चीन में लॉन्च कर दिया है। ये दोनों फोन फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ आते हैं। ये पहले ऐसे फोन है जो कि सैमसंग Exynos 1080 5nm प्रोसेसर के साथ आते हैं। ये प्रोसेसर बिल्ट इन 5G सपोर्ट के साथ आते हैं। कीमत की बात करें तो चीन में वीवो X60 की शुरुआती कीमत करीब 34,300 रुपए और वीवो X60 प्रो की कीमत 50,600 रुपए है। प्री ऑर्डर के लिए यह फोन 8 जनवरी 2021 से उपलब्ध कराया जाएगा। कंपनी ने यह भी ऐलान किया है कि जनवरी 2021 में वह नया फोन वीवो X60 प्रो प्लस भी लॉन्च करेगी। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड किच क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।